हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम अभिषेक है। आज से हम लोग पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी में हम पढ़ते हैं किस तरीके से सिस्टम को गवर्न किया जाएगा। इंडिया को गवर्न करने के लिए एक बुक है जिसके आर्टिकल 393 में उसका नाम दिया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है भारत आजाद होने से पहले इंग्लैंड का गुलाम था। तो हम कहानी वहीं से शुरू करते हैं। 1550 के आसपास में इंग्लैंड की जो रानी थी उनका नाम था मैरी फर्स्ट, और उनके जो पति थे उनका नाम था फिलिप सेकंड। ये स्पेन के राजा हुआ करते थे। तो फिलिप सेकंड जो थे वो को-मोनार्क हुआ करते थे इंग्लैंड के। ये दोनों कैथोलिक हुआ करते थे। मैरी फर्स्ट शांत हो जाती। इनके शांत होने के बाद जो राजगद्दी पे बैठते हैं वो बैठती हैं एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो प्रोटेस्टेंट थी, तो स्पेन के राजा इनमें बनी है। तो स्पेन के राजा ने 138 शिप का आर्मडा भेजा, कहाँ पे? इंग्लैंड के पे हमला करने के लिए। आर्मडा मतलब जंगी जहाज जंगी जहाज का एक ग्रुप भेजा। 138 भेजे गए थे 1588 में भेजे, जिसमें स्पेन के राजा थे हार गए। स्पेन का जो आर्मडा था वो हार गया और एलिजाबेथ वन वहां की रानी बनी रही। 1600 के आसपास में वहां के जो रानी पार्लियामेंट थे उन्हें ये का बहुत अच्छे से पता था कि भारत से जो बिजनेस होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं टैक्स वगैरह सब चीजों से। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस बिजनेस में हम भी आते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या करा, एक कंपनी बनाई प्राइवेट जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको चार्टर साइन किया। चार्टर मतलब रॉयल फरमान साइन करा गया 31 दिसंबर 1600 में, जिसमें इन्हें ट्रेड मोनोपोली दी गई। ट्रेड मोनोपोली का मतलब था इंग्लैंड से केवल एक आप ही कंपनी होगी जो भारत से बिजनेस करेगी, बाकी और कोई कंपनी जो इंग्लैंड के है वो बिजनेस नहीं करेगी। ये ट्रेड मोनोपोली मिल गई है। इसके बाद में इंग्लैंड से वॉयज आने शुरू होते हैं। सबसे पहले जो पहला वॉयज आया था वो आया था सर जेम्स लैंकेस्टर का, आया था 1601 में। उसके बाद फेमस फेमस थोड़े से देखा है तो फिर हेनरी मिडिल्टन का आया था 1604 में। उसके बाद जो फेमस आता है वो आता है 1612 में, जो आता है वो थॉमस रो का। थॉमस रो बहुत फेमस है। इनके फेमस होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उस टाइम पे जो भारत था उस पे जो राजा करते थे, मुगल डायनेस्टी का राज चल रहा था 1600 के आसपास। और जो राजा गद्दी पे बैठे थे उनका नाम था जहांगीर। जहांगीर से थॉमस रो ने कन्वेंस करके सूरत में बेस ले लिए ट्रेड करने के लिए। और यहाँ से कंपनी की जड़ें भारत में बिछना चालू हो गई। अब इसके बाद से 1757 तक बिजनेस करती रही कंपनी, और बीच बीच में कोशिश करती रही कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राइट मिल जाए, किसी राजा से संबंध बनाए। कभी एक टाइम पे लड़ भी लिए थे, औरंगजेब ने बहुत बुरा पीटा था इन्हें। फिर सुधर गए थे, माफी माफी मांग ली थी इन लोगों ने और बिजनेस करते थे। 1757 में क्या होता है, एक घटना होती है जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ से, और यहाँ से बंगाल के जो नवाब थे उनसे लड़ाई हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। एक कंपनी नवाब को हरा देती है। उसके कारण भी थे बहुत सारे, और उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर है कंपनी का वो भारत में शुरू होता है। उसके बाद में 1764 में बैटल ऑफ बुक्सा हो जाता है, जिसमें क्या बोलते हैं कि फिर से ब्रिटिश इंडिया कंपनी जीत जाती है। इस टाइम पे भारत में जो मेन पावर थी वो मराठा, वो भी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद काफी ज्यादा पावर में थोड़ी कम, बहुत कम हो चुकी थी, तो ज्यादा अपोज करने वाले भी कोई नहीं थे। तो यहाँ से कंपनी का पॉलिटिकल गेम शुरू होता है। अब पॉलिटिकल गेम शुरू होता है तो बिजनेस गेम तो पहले से ही चल रहा था, तो कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिट गेन करने लगी, क्योंकि बिजनेस कर रहा और आपका पॉलिटी आपके देश के गवर्नमेंट्स में अच्छा खासा पकड़ के पूरा का पूरा उन्हीं के हाथ में, तो प्रॉफिट एकदम से बढ़ जाता है बिजनेसमैन का। अभी भी आप देखते हैं ऐसा ही होता है। तो इंग्लैंड जो था वहां पे उन्हें पता चला कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है और भारत धीरे धीरे कब्जे में आ रहा है। तो कब्जे में कौन ले रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पे थोड़ा बहुत हम भी हाथ रख लें।
तो इन्होंने हाथ रखने के लिए मतलब उस ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए या उसे रेगुलेट करने के लिए एक्ट लेके आए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1753। वहां के एक पार्लियामेंटेरियन थे जिनका नाम था लॉर्ड फ्रेडरिक नॉट, ये उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। ये बिल 1774 में पास हो गया। और इस बिल की क्या क्या खासियत थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी या इंडिया पे अपना कंट्रोल किस तरीके से बनाया जाए। तो इन्होंने उस जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनका नाम बदल के कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और इनका जो किला बनाया गया फोर्ट विलियम को बनाया गया जो कलकत्ता में था। फोर्ट विलियम बनाया गया जो कलकत्ता में हुआ करता था। पहले गवर्नर जनरल बनाया गया कौन? पहले गवर्नर जनरल बनाया गया आपके वॉरेन हेस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट नाम है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बनाया गया। अब इसके साथ में दो और प्रोविंसेस भी थी जो अच्छे से गवर्न कर रहे थे इंग्लैंड, एक थी बॉम्बे की और मद्रास की, ये प्रोविंसेस इनके अंडर डाल दी गई। अब बंगाल के को बंगाल के गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया, उसका सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पे ये बैटल जीते थे, प्लासी और बुक्सर जीते थे, तो बंगाल के एरिया पे इन पे डायरेक्ट कंट्रोल था बहुत अच्छे तरीके से। इनको गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, इनको सलाह देने के लिए काउंसिल ऑफ 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, जिसका जो डिसीजन होता था वो गवर्नर जनरल पे बाइंडिंग हुआ, मतलब कि अगर ये डिसीजन ले लेते काउंसिल, वो गवर्नर जनरल पे को मानना पड़ता था। और साथ ही साथ इन्होंने इसका जो वो था नजरिया इस बिल को बनाने के लिए कि हम भारत में जस्टिस का भारत के लोग जो थे उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, आप कोई भी राजा क्या चाहेगा कि वहाँ की न्याय व्यवस्था अच्छी कर दी तो वहाँ की जनता को थोड़ी खुशी रहती है। तो उन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करा कहाँ पे, कलकत्ता में। कलकत्ता में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करा, जहाँ के पहले जो चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो बनाए थे एलिजा इम्पे, लॉर्ड एलिजा इम्पे को बनाया गया था, और 3 अलग जज भी थे जिसमें थे जहाँ थे चैम्बर, सीजर, हाइड, जॉन हाइडे करके थे, 3 जज थे। अब इसमें कुछ इसको थोड़ी बहुत चेंजेस करने के लिए इसी का पार्ट समझते कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में, जिसमें क्या होता था, क्योंकि ये बुक्सर जीते थे तो इसमें बंगाल और उड़ीसा का भी कुछ एरिया इन्हें मिल चुका था, तो इनको एक अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को, आप बंगाल और उड़ीसा के एरिया को भी के लिए भी आप कानून बना सकते हैं। और इसी में एक चीज और जोड़ी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिडिक्शन थी उसको तय कर दिया गया था, और उसकी पावर को स्ट्रेंथ, उसकी पावर जो थी उसकी पोजीशन को अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ करके बताया गया था इसमें क्या क्या वो कर सकती है। उसके बाद आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट जो हमें पढ़ना है। पिट्स इंडिया एक्ट की क्या होता है, जो इंग्लैंड था वहां पे लंदन से जहाँ रूल करते थे वो लोग, वहां पे नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जिनका नाम था अपना विलियम पिट। ये 1783 में वहां के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इन्हीं के नाम पे आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें आपको पता था, अब ये लोग पैसे जो कंपनी था उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था, तो कंपनी पे कंट्रोल बढ़ाने के लिए इन्होंने दूसरा सिस्टम आया कंपनी को गवर्न करने का, जिसे बोलते हैं डायरकी सिस्टम टू कंट्रोल। डायरकी सिस्टम लेके कंट्रोल करने के लिए कंपनी को, इस कंपनी को पिट्स इंडिया कंपनी करने को, इसलिए इन्होंने कंट्रोल करने के लिए 2 बॉडी बना, एक बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे उनका काम था केवल बिजनेस देखना, कंपनी का बिजनेस देखना, ये लोग भारत भी आ जाते थे। और एक लंदन में बनाया इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 6 मेंबर थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास एक बहुत अच्छी पावर दे दी गई, बहुत बड़ी पावर दी गई कि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या बोलते हैं बनाया करेगा, उनकी वो कंट्रोल बनाया करेगा। अब जब गवर्नर जनरल को बंगाल को आप बनाना, मतलब पॉलिटिकल और मिलिट्री जो पावर होगी इंडिया में वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में चली जाएगी। उसके बाद में इन्होंने गवर्नर जनरल की जो काउंसिल बनाई थी रेगुलेटिंग 73 में, उसमें 4 मेंबर हुआ करते थे, इन्होंने 4 मेंबर की जगह उसमें कितने मेंबर कर दिया, 3 मेंबर। इसका कारण ये रहा होगा 4 को सैलरी देनी थी, पहले काम वही करना था, 3 को देनी पड़ेगी, 1 की सैलरी बच जाएगी। इन्होंने बताया था कि उसकी पावर को बढ़ाने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मेंबर की संख्या कम की जाएगी। एक और इसमें आया था एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल को
वीटो पावर दी जाएगी। अगर आप देखेंगे रेगुलेटरी एक्ट 7073 में, तो काउंसिल का जो डिसीजन था वो गवर्नर जनरल पे बाइंडिंग हुआ करता था। अब गवर्नर जनरल को क्या अधिकार मिल गया? वीटो का पावर। वीटो पावर की क्या खासियत थी? अगर कोई सा नियम आता है, गवर्नर जनरल वीटो का पावर इस्तेमाल करके उस नियम को मानने से मना कर सकता है। होता क्या था, जो नियम बनाए जाते थे यूके में बनाए जाते थे, भारत में इम्पोज कर दिए जाते थे। अब भारत में इम्पोज करने के साथ में क्या होता था, कभी कभी उन रूल्स को इम्पोज करने में दिक्कत हुआ करती थी। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बोला ग्वालियर पे हमला कर दो। ग्वालियर में झांसी की रानी बैठी थी, अगर झांसी पे हमला करते तो अपने आप हार जाते। उन्हें गवर्नर जनरल को यहाँ पता था झांसी की रानी हरा देगी। इस तरीके से समस्याओं से बचने के लिए गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई कि वो काउंसिल के रूल को और या चार्ट जो रूल आ रहा है उसके ऊपर इम्पोज उनको वीटो पावर से मना कर सकता है। और कमांड वीटो पावर के लिए भारत अभी वैसे लड़ भी रहा है। अगर यूनाइटेड नेशन, वीटो पावर बहुत बड़ी ताकत होती है, यूनाइटेड नेशन में भारत वीटो पावर के लिए ही अपनी परमानेंट मेंबर बनने चाह रहा है। इसके साथ में कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट थी उसको गवर्नर जनरल के साथ मर्ज कर दिया गया और पहले बनाए गए अपने चार्ल्स कॉर्नवेलिस। चार्ल्स कॉर्नवेलिस वही है जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे। परमानेंट सेटलमेंट बोले तो लैंड रिफॉर्म लेके आए थे इंडिया के लिए।